बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राजनीति शास्त्र के 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर के बारे में। आपको बता दूं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके अंतर्गत आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। और ये प्रथम सेमेस्टर से संबंध रखते होंगे प्रश्न, और पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र से संबंधित होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और आपको बता दूं एक वीडियो मेरी 3 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को पर चर्चा करी है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनके लिए लिखित परीक्षा होनी उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जानकारी आप बहुत ज़्यादा पा जाएंगे, जो कि जब आप कंटेंट लिख रहे होंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी मदद देगी। और लिखित वालों का मॉडल पेपर हमने जो है अपने चैनल पर पहले से अवेलेबल करवा दिया है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं एक और मॉडल पेपर आपको लिखित का दे दूंगा, और कैसे उसके उत्तर लिखने हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो प्रश्न उत्तर लिखित वाला जो मॉडल पेपर होगा, तो वो भी आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं लिखित वाला मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। जिन छात्रों का लिखित है मॉडल पेपर वो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई कि कौन कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजय दे दूंगा। तो तुम मुझे लाइक दो, तुम मुझे सब्सक्राइब दो, मैं तुम्हें क्लास दूंगा। ये नारा मेरा भी है, और आप लोगों के लिए मैं कुछ खास कर रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए एक प्लान लाने वाला हूँ, तो उस प्लान के साथ जो है आप लोग तैयार हो जाइए। और वो प्लान क्या है वो आप लोग जो है अभी जाने कुछ दिनों के अंतर्गत, और बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका भाई, यह नारा किसका है? तो ये नारा है आपके सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष निम्न में से और ध्यान रखेंगे मैं बड़ी तेजी से के साथ चलूंगा, ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ जान पाएँ। कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने को यहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 100 से अधिक प्रश्नों को हमने इसमें रखा है, लगभग 110 से 12 प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, मतलब 3 से 4 बार वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा बताने में, ठीक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस उदारवादी नेता ने पहले पार्लियामेंटो सुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना भी करी? तो कौन ऐसे व्यक्ति भाई? तो वे व्यक्ति थे आपके विपिन चंद्र पाल। कौन थे? विपिन चंद्र पाल। और आपसे पूछेगा कि जो है लाल बाल पाल जो है ये कहाँ है? तो ये सब गर्म दल के नेता थे। ओके, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किया गया था, मतलब कि कार्य किसने किया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य जो किया था, किसने किया था? तो किसने किया था भैया वो कार्य? किसने किया था? खुदीराम बोस महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग जो है नामक स्थान कहाँ पर है? जलियांवाला बाग नामक स्थान है कहाँ पर है भाई? तो अमृतसर में है जलियांवाला बाग नामक स्थान। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था भाई? व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आरंभ किया था किसने करा था? तो विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे आपके सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। ऑप्शन ए में दिए हैं। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था वो किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भाई? तो कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अगला प्रश्न देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो और मरो का नारा दिया था किसने? तो गांधी जी ने दिया था करो और मरो का नारा। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया है। अगला प्रश्न है फूट डालो राज करो, डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? इनमें से कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, या साम्यवादी दल ने, या अंग्रेजों ने? तो भाई सभी को पता होगा अंग्रेजों ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं कौन सा प्रश्न है भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? आप आपसे पूछे एग्जाम्स में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप क्या बताओगे? 395 ही बताएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संसदीय शासन प्रणाली। प्रश्न क्या है भाई? संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है?
संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहाँ के संविधान से लिया भैया? तो कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया है कि भारत में 2 सदन होगा, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और सदन मतलब होगा, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे जनता के द्वारा मतलब प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो लोकसभा होगी उसके सदस्य जो होंगे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। ठीक, ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका किसके मतलब कि संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है भाई? तो किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में जो राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं तो किसमें निहित होती हैं भाई? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि किसने उद्देशिका को, प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है आपके समक्ष है कि प्रश्न क्या है, किसने उद्देशिका को राजनीतिक मतलब जन्मपत्री कहा? प्रश्न क्या है कि किसने उद्देशिका माने जो प्रस्तावना है, अपनी संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो उसको किसने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? किसने कहा भाई? किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा। किसने कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता कही गई है? भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता कही गई भाई? तो कौन सी कही गई है? उपासना की भी है, धर्म की है, विश्वास की है। मतलब कि जो है भारतीय संविधान में कौन सी स्वतंत्रता कही गई है? तो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी उपासना कर सकते हैं, कोई विश्वास भी आप कर सकते हैं किसी पर। ऑप्शन नंबर इसका डी है सभी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के न्याय देता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं भाई? तो लोकतांत्रिक मतलब कि लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। संसदात्मक शासन मतलब सरकारें हैं यहाँ पर। सत्ता भारत की जनता में नहीं होती, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रभाव प्रमुख होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है भाई? जनता है, संसद है, संविधान है, राष्ट्रपति है। तो भारत में प्रजातंत्र मतलब भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख होता है कौन होता है भाई? जनता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसमें निहित होती है भाई? एकल कार्यपालिका में निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख है। भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख कौन है भाई? जनता सरकार चुनती है, यही प्रमुख बात है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान कैसा है भाई? कठोर है, लचीला है? तो कठोर और लचीला दोनों है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कौन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, तत्व लिए गए हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। विधि का शासन जो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है, मतलब ब्रिटेन के ही। और जो है भारत की जो मतलब संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो किस में निहित होती है भाई? तो संसद में निहित होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उद्देशिका का विचार जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के। ठीक, ये कई बातें हैं। और जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस के संविधान से लिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। देखें, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल मार्च 1946 के सदस्य थे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल मार्च 1946 के सदस्य कौन थे भाई? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लॉर्ड पैथिकलॉरस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी भाई? कितनी थी? 389 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी भाई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ की गई? संविधान सभा की कार्रवाई जो प्रारंभ की गई थी 1940 ईस्वी से 13 दिसंबर 1940 से प्रारंभ कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। संविधान सभा की कार्रवाई जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही चालू कर दी गई थी। कब? 13 दिसंबर 1940 ईस्वी से ही। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था भाई? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था भाई? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार करा था? किसने करा था? बी एन राव ने तैयार करा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का जो है गठन प्रारंभ किया गया था। ठीक। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। बात ध्यान है, संविधान सभा की कार्रवाई जो थी वो 40 नहीं होगा, यहाँ पर 47 होना चाहिए। यहाँ पर 47 होना चाहिए। ओके, 7 यहाँ पर होना चाहिए। 1947। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? तो अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी में दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट, प्रश्न क्या है? प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी? प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब सौंपी थी भैया? तो कब सौंपी थी प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को? 21 फरवरी 1948 को। कब सौंपी थी? 21 फरवरी 1948 को सौंप दी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कौन थे? अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो 26, कब तैयार हुआ था भारत का संविधान? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था पूर्ण रूप से बन करके, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। सभी लोगों से ही निवेदन है और यही रिक्वेस्ट भी है कि सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। आसानी से सारी बातें आपकी समझ में आ जाएगी। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना किसका उल्लंघन होगा? राष्ट्रगीत गाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को हम बाध्य करें कि नहीं आपको राष्ट्रगीत गाना ही है, तो किसका उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता का या फिर समता का? तो किसका होगा भाई? स्वतंत्रता के का हनन होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विदेश यात्रा का अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है या फिर मौलिक कर्तव्य है? तो ये क्या है भाई? तो विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। कोई व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, मतलब उस सही तरीके से हो बस। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसका? धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी मान्यता देता है भारतीय संविधान, और भाषाई अल्पसंख्यकों का भी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? दोनों का। ठीक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक अल्पसंख्यकों का भी देता है और भाषाई अल्पसंख्यकों का भी देता है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो बंधुआ मजदूर जो है उन्मूलन अधिनियम जो पारित हुआ था संसद ने 1970 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो भाई नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो किसके शोषण के विरुद्ध भाई? स्त्रियों के, जनजातियों के और बच्चों के, सभी के। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। सॉरी।
आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? सभी के। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किसकी स्थापना करने से होता है? किसकी अध्यक्षता किसकी स्थापना करने से होता है भाई? तो किसकी होता है? सामाजिक प्रजातंत्र का भी और आर्थिक प्रजातंत्र दोनों का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है क्या, या भाग 5 में है, भाग 3 में है, भाग 7 में है? तो भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए होगा। ओके। भाग 1 में क्या है भाई? भाग 1 में आपके राज्य और उसके जो है तत्व हैं, और मतलब राज्य और उसके राज्य क्षेत्र है, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद मतलब भाग 1 में है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में मौलिक जो है नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 के काम में और आपके क्या है भाई? वो कौन है? मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान मतलब किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्व जो है किस अनुच्छेद में है भाई? 36 से 51 तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कैसे हैं भाई? वाद योग्य है या वाद योग्य नहीं है? तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये मतलब राज्य के ऊपर निर्भर है कि राज्य वो देता है कि नहीं देता है। उसके लिए आप जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं हमको उसको वाद विवाद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों से उल्लंघन होता है तो उसके लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समान कार्य के लिए समान वेतन किसका अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निर्देशित सिद्धांत अर्थात DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसी का एक प्रकार से ये क्या है? एक अंग है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं भाई तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है कठोर है या लचीला है? दोनों है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। ए और बी दोनों है। ओके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो भारतीय संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 ये बताता है कि भारत के संविधान में कैसे कैसे परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? क्या प्रश्न है, संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है भाई? तो 245 में, 248 में और 246 सभी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संसद अपने सामान्य बहुमत से जब संविधान में संशोधन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? कठोर संविधान या लचीला संविधान? संसद अपने सामान्य बहुमत से जब संविधान में संशोधन कर सकती है या करती है सामान्य बहुमत से, तो इस प्रकार के संशोधन को हम लोग, जब इस प्रकार का संशोधन संविधान में होता तो अब क्या है? संविधान लचीला है, मतलब कि जब तुरंत सामान्य बहुमत से हो जाए तो लचीला है। अगर उसके लिए जो है थोड़ा सा राज्यों से भी पास करवाए, जैसे GST जो है एक प्रकार से वो कठोर संविधान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, संसद जो है अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। संसद अपने सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है भाई, किसमें कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण करने के लिए सामान्य बहुमत से, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हुआ, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हुआ, तो ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ये डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को बदलने के लिए संसद किस प्रकार संशोधन कर सकती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को बदलने के लिए संसद किस प्रकार से संशोधन कर सकती है भाई? तो विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों को विधानमंडलों की स्वीकृति आधे राज्यों की होनी चाहिए। जैसे GST बिल पास करवाना था तो उसमें भी सेम प्रोसेस था। तो ये एक कठोर संविधान का द्योतक है। अगला प्रश्न है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया किस संशोधन के द्वारा की गई? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 24वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद की संयुक्त बैठक उस समय बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है, वह विधेयक होता है। कौन सा होता है भाई? वह विधेयक कौन सा होता है? तो नए कानून निर्माण का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, जो नए नए राष्ट्रपति बनते हैं
उनको अगर जो है गोपनीयता और पद की जो है शपथ दिलाना हुआ तो कौन दिलाएगा भाई? तो कौन दिलवाता है उसको? गोपनीयता की और उसकी क्या बोलते हैं, गोपनीयता की और राष्ट्रपति के पद की जो शपथ होती है वो कौन दिलवाता है भाई? वो कौन दिलवाएगा? तो कौन दिलवाएगा? बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश होगा, जो उच्च न्यायाधीश होगा, CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो दिलवाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भाई? तो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है किसकी सलाह से करता है, प्रश्न पूछा गया है। तो किसकी सलाह से करता है भाई? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो, मतलब सी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है भाई? महाभियोग प्रक्रिया एक होती है, अनुच्छेद 61 में बताया गया उसके बारे में। तो इसको अगर लगा दिया जाए तो वो संविधान मतलब कि राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पहले ही हटा दिया सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं भाई? विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है। सदन राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है भाई? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है भारत का। और यही बात ब्रिटेन में भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता भाई? तो वित्त आयोग राष्ट्रपति करता है, राज्य की भाषा आयोग ये भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग ये भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जबकि नीति आयोग जो होता है ये नहीं नियुक्त करता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इसका प्रधान कौन होता है? नीति आयोग का मुख्यमंत्री होता है, सॉरी प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाने का अधिकार किसके पास है भाई? तो राज्यसभा के, किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है भाई? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद का के गठन का अधिकार है। अंतर्राज्य परिषद के गठन का अधिकार कैसा अधिकार है भाई? तो किसको, मतलब किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं भाई? लोकसभा के द्वारा या फिर संसद द्वारा निर्वाचित हुए? तो जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। यह बात कही गई, किस में कही गई है? तो यह बात अनुच्छेद 79 में कही गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है भाई? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को और द्वितीय सदन दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ी तेज़ी से मैं पढ़ रहा हूँ, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक होती है? तो राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए लगभग आपको 25 साल होना आवश्यक होता है। कितना साल? 30 साल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 25। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है भाई? राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो होती कभी भंग ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त विधेयक जो होता है आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि राज्य सूची के विषय में मतलब राज्य सूची के विषय को मतलब राज्य सूची के किसी विषय को महत्वपूर्ण घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया भाई? किसे दिया गया है? राज्यसभा को दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया गया है। तो राज्यसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार किसे दिया गया भाई? तो विधायकों को दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन पर संसद के दोनों सदनों से मतभेद होने पर सर्वमान्य हल के लिए क्या किया जाता है? सर्वमान्य हल के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वही मान्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी में जो दिया है वही करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, सभी दोस्त देखें इसको। प्रश्न क्या है मेरे भाई? प्रश्न आपके समक्ष है कि राज्यसभा, प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न आपके समक्ष है कि राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्यसभा निर्वाचन का जो संचालन है कौन करता है भाई? तो राज्यसभा निर्वाचन का जो संचालन करता है कौन करता है? प्रश्न है, बताने का प्रयास करें। तो राज्य विधानसभा निर्वाचन का जो संचालन करता है कौन करता है भाई? वो करते हैं आपके भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है वही करता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? राज्यपाल विधानसभा में जो है एक सदस्य को मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, विधानसभा की सदस्यता कितने आयु की होती है? तो विधानसभा की सदस्यता जो होती है आपकी वो 25 साल की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य की योग्यता कितनी होगी? विधानसभा के सदस्य की योग्यता होती है वो कितनी होगी भाई? कितनी होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आयु कम से कम उसकी 25 साल हो, तब वो विधानसभा का सदस्य हो सकता है, अर्थात तो विधायकी का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सबके समक्ष आ चुका है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस प्रकार किस आधार पर आरक्षण का प्रावधान विधानसभा में दिया गया है? तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति को जो है जनसंख्या के आधार पर जो है दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है, हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, विधानसभा का विघटन कौन करता है? विधानसभा का विघटन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके परामर्श से विधानसभा का विघटन करता है? राज्यपाल किसके परामर्श से विधानसभा का विघटन करता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए एक बार में बढ़ा सकती है? संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए एक बार में बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? ए वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है भाई? उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद कौन सा सदन कहलाता है? विधान परिषद को कौन सा सदन कहा जाता है? विधान परिषद को कौन सा सदन कहा जाता है भाई? तो उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका भाई, अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किसकी सलाह से करेगा भाई? तो किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, राज्य विधानसभा के बहुमत बहुमत जो दल होता है उसका नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, राज्य कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग जो करता है वो मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है? राज्य मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल है भाई? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री ये सब शामिल। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है भाई? मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाएगा? मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलवाता है। प्रधानमंत्री कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। अगला प्रश्न है, शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है? शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में है भाई? तीसरी अनुसूची में। आप और आपको बता दूं, अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप वो 3 घंटे वाले देख लीजिएगा, और भी मॉडल पेपर हमने पॉलिटिकल साइंस का डाला ऑब्जेक्टिव का, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो हमने डीडी यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर का विश्वविद्यालय हुआ है उसका पेपर हमने सॉल्व करवाया है, तो उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ओके, अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हैं? राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां भाई? तो राज्य मंत्री प्रश्न क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो श्रेणियां कितनी है? 3 श्रेणियां। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रियों की श्रेणियों
प्रश्न क्या है, मंत्रियों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। मंत्रियों की श्रेणियाँ कौन कौन सी भाई, तो जो है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। मंत्री परिषद का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक। और आपको बता दूं, मैं पढ़ाऊंगा तो विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आपके सर पर एग्जाम है, इसलिए मैं तेजी से बता रहा हूं, ताकि आप जो है कोई दिक्कत ना हो, ये ना कहो कि हाँ सर जी बहुत धीरे धीरे बता रहे थे। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न बड़ा ही फेमस प्रश्न आ चुका है भाई। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न क्या आ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के लिए न्यायाधीशों की संख्या देनी मतलब की होनी चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 5 है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना किस क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई, अपीलीय न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो किसके पास है भाई, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का सर्वेक्षक है। ऑप्शन नंबर संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी परामर्श का लेने का अधिकार किसे कहते हैं, मतलब किसे है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी परामर्श लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, कि कोई ऐसे मुद्दा है तो वो राष्ट्रपति सलाह ले सकता है उनसे। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय प्रश्न क्या है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार विधायी शक्तियों से में कौन बढ़ता है। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार विधायी शक्तियों में कौन बढ़ाता है, तो जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं वो बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। तो अनुच्छेद जो है 143 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो लोक महत्व और पूर्व संवैधानिक संधि पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है। तो ऑप्शन नंबर लोक महत्व और पूर्व वैधानिक संधि दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यताएं भाई, तो वो भारत का नागरिक हो, उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो और परंपरागत विधिवेत्ता हो। ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख है। तो अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख है भाई, अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भी है, दोनों है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों दिया गया। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय की स्थापना। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे है। उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे है भाई, संसद को है उच्च न्यायालय का अधिकार। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भाई, तो निश्चित नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला है, निश्चित ही नहीं कितनी होनी चाहिए, जितनी है काम चल रहा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है। सर्वाधिक न्यायाधीश जो है आपके किस उच्च न्यायालय में भाई, तो इलाहाबाद के न्यायालय में है। ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा, ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अहर्ताएँ अनुच्छेद में है, कितने अनुच्छेद में है भाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अहर्ताएँ अनुच्छेद में कितने, 217 के 2 में। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। न्यायाधीशों के वेतन की जो का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 221 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीशों को स्थानांतरण कौन करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है भाई, तो कौन करता है, मतलब कि ट्रांसफर जो होता है कौन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संघ शासित राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय के स्थापना की शक्ति किसे कहते हैं।
संघ राज्य मतलब संघ शासित राज्यों के लिए अलग न्यायालय की स्थापना की शक्ति किसे है भाई? तो संसद को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 2013 को संसद ने कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की? तो 26 जनवरी 2013 को संसद ने मतलब कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी? तो 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक उच्च न्यायालय में होते हैं, प्रत्येक उच्च न्यायालय में क्या होते हैं भाई? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ये दोनों। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में भाई? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217 के 2 में। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के तहत अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है भाई? तो 224 के तहत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, भारत पर मुख्य न्यायाधीश कितने वरिष्ठतम न्यायकर्ता से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति को देगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति को देगा? तो कितने के भाई? कितने? 2 के, ठीक है, 2। अगला प्रश्न संघीय करों में शामिल है, संघीय करों में शामिल है भाई, कौन शामिल है संघीय करों? संघीय करों में क्या शामिल है? संघीय करों में क्या शामिल है आपका? संघीय करों में आपका संपदा शुल्क भी शामिल है, स्टाम्प शुल्क भी है और सेवा शुल्क भी। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है राज्य सूची के कर हैं, राज्य सूची के कर कौन है भाई? जो है व्यापार कर भी है, भू राजस्व भी है और प्रति व्यक्ति कर भी है। ऑप्शन नंबर इसका डी का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है, अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या कितनी भाई? तो वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंटेज है? तो किस राज्य में, प्रश्न क्या है, किस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक परसेंट है? तो मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न नॉर्थ ईस्ट में राज्य शामिल है, नॉर्थ ईस्ट में राज्य कौन सा शामिल है इनमें से भाई? असम, त्रिपुरा, मेघालय, तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जनजातियों का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, जनजातियों का जनसंख्या घनत्व कहाँ पर सबसे ज़्यादा है भाई? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह, मतलब लक्षद्वीप समूह में है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है सरकारी सेवाओं, प्रश्न क्या है? सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है 27%, 15% या फिर 22%, या जो है जनजातियों को 7.5% दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है देश की कुल जनसंख्या, प्रश्न क्या है? देश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? देश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी भाई? देश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या जो है वो आपकी 8.4% है। ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है। अगला प्रश्न है कि असम में जनजाति समाज में परिवार का मुखिया कौन होता है? असम में जनजाति समाज में परिवार का जो मुखिया होता है वो महिलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं नॉर्थ ईस्ट जनजाति क्षेत्रों में परिवार के उत्तराधिकारी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट जनजातीय क्षेत्रों में परिवार के उत्तरदायी होते, मतलब परिवार के उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जनजाति क्षेत्रों में परिवार के उत्तरदायी होते हैं लड़का, लड़की या सबसे छोटी लड़की या वृद्ध महिला? तो कौन होती है? सबसे छोटी लड़की जो होती है वो होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, यह व्याख्या की गई है। नॉर्थ ईस्ट के अतिरिक्त जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किया गया है, यह व्यवस्था की गई है इस अनुच्छेद में भाई 1944, मतलब 244 में अनुच्छेद में, बिल्कुल 244 में ही। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपकी। और आपको बता दूं कि समाजशास्त्र का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, समाजशास्त्र का ये जो है मॉडल पेपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको बता दूं कल की जो क्लास आपकी होगी, कल हिंदी साहित्य के लिखित मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, तो वो लोग आप जो जरूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका भी लिखित पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, सभी का मैं आपको दे दूंगा। ओके, धन्यवाद। और आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि सोशियोलॉजी का भी आप कहेंगे तो लिखित हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल करवा दिया गया था, हमने करवा दिया, लेकिन एक बार फिर से दूसरा मॉडल पेपर आपको देने का प्रयास करूँगा,
जो कि लिखित मॉडल पेपर होगा, और उसको सॉल्व करवा करके भी आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। सॉल्व करवा करके, सॉल्व करने का मतलब कि उसके उत्तर बताऊँगा कि आपको कैसे लिखना है, किस किस तरीके से लिखना है, और किस प्रकार से अपने उत्तर को इफेक्टिव बनाना है, ये सब मैं बता दूँगा। ओके, चलिए फिर सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। सारे प्रश्नों को हमने आपको बता दिया, विस्तार से सारे चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से फिर मिलते रहते हैं हम लगातार। ओके, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।